प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, और वो प्रोपेगेंडा ये था कि पाकिस्तान को वहां पे विलन बना के शो किया जाए सिख कम्युनिटी के सामने। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की, और ये साजिश बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस स्टोरी के ऊपर कुछ लोगों ने और भी बात की है। ये नहीं कि ये स्टोरी पहले डिस्कस नहीं हुई, लेकिन इसमें एक ऐसा मेजर पॉइंट था जो हम आपको बताएंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश थी, और अगर ये हो जाता तो शायद वाकई सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के मुतालिक ये सोच रही होती कि शायद पाकिस्तान ने उनका कोई नुकसान किया। ये पूरी स्टोरी क्या है डिटेल से जानते हैं, जावेद चौधरी साहब। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ज़ाहिर जो जंग हुई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही हैं। अब इंडिया के अंदर जो सर्विंग जनरल्स हैं उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू किया, और पहली मरतबा है पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर जो DGISPR है उनका मैंडेट है कि वो फौज की तर्जुमानी करें, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन कभी एयर डिफेंस लेवल के जो जनरल्स हैं या DGMOs हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं हुए पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि अपनी फौज को डिफेंड करने के लिए जनरलों को सामने आना पड़ रहा है, और ये सर्विंग जनरल्स हैं। अब वहाँ पे इंडिया के अंदर डायरेक्टर जनरल है आर्मी एयर डिफेंस के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल समर अवान दी सुनहा। तो इनका एक इंटरव्यू आया, और ये इंटरव्यू समिता प्रकाश ने किया, और ये रा की एजेंट टाइप एक सहाफ़ी हैं और एंटी पाकिस्तान है। तो इन्होंने एक इंटरव्यू का बड़ा तफसील के साथ इंटरव्यू उन्होंने पूरा बताया जनरल ने कि किस तरह हमने अपने इंडिया को बचाया पाकिस्तान की यलगार से, और हमने कौन कौन सी तोप चलाई, और हमने कहाँ कहाँ किले फतह किए, और हमने कितनी ज़मीन पाकिस्तान की कैप्चर कर ली, और हमने कौन कौन से धमाके किए वगैरह वगैरह। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया। मैं पूरे इंटरव्यू की तरफ तो नहीं जाता क्योंकि अब हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो एक एंगल है उस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। उस पर उन्होंने कहा कि जी हमने गोल्डन टेम्पल जो सिखों का मुकद्दस तरीन मकाम है उसकी हिफाजत के लिए हमने खुसूसी बंदोबस्त किया था। उन्होंने कहा जी हमने उनकी लाइटें ऑफ करके वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर लगाया ताकि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को डैमेज ना कर सके। और उसके बाद उन्होंने कहा जी उस एयर डिफेंस की वजह से गोल्डन टेम्पल बचा, नहीं तो पाकिस्तान ने उसको तबाह कर देना था। अब इसके अंदर बड़ा ट्विस्ट है, दो किस्म की ट्विस्ट है। पहली बात तो यह है कि जो उनका इंटरव्यू हुआ उसके बाद जो सिख कम्युनिटी के जो सरबराहान है उनकी तरफ से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा जी ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इंडियन आर्मी ने वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाया तो किसकी इजाज़त से लगाया? हमारा जो टेंपल है उसके अंदर तो हिंदू कैसे दाखिल हो सकते हैं, और दाखिल होने के बाद इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है हमारी मुकद्दस तरीन इबादत गाह है, उसके अंदर आपने बाकायदा सिस्टम लाए, और सिस्टम लाने के बाद आपने उसके ऊपर लगा दिए, और हमसे आपने परमिशन ही नहीं ली। लेकिन साथ साथ इसके अंदर दो और ट्विस्ट भी हैं। एक तो ये है कि जो उनकी गुरुद्वारा कमेटी है उसके एक तर्जुमान है, उसका नाम है ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह। उन्होंने कहा जी ऐसी बात हुई नहीं है, ये टोटल प्रोपेगेंडा है, ये मुकम्मल तौर पे गलत है, कोई सिस्टम नहीं लगा था और ना हमने इजाज़त दी थी। अब दो किस्म के व्यू हैं, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि लग कैसे गया हमारी इजाज़त के बगैर, और जो उनकी कमेटी है उसका ये कहना जी ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। पहले तो ये चीज़ हो। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी जनरल साहब जो हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, जनरल समर अवान साहब जो है वो ठीक कह रहे हैं, वो 100% दुरुस्त उनका है मौक़िफ़ कि वाकई उन्होंने सोचा कि गोल्डन टेंपल जो है ना उसकी हिफाजत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इसके ऊपर हमला कर दे। तो यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है उनको ये चाहिए था कि जो उनकी एयर डिफेंस है या उनकी जो S-400 है या फिर उनके साथ जो राफेल हैं या फिर साथ उनकी जो एयर स्ट्रिप्स या एयर बेसिस है उनके ऊपर भी सिस्टम लगा लेते ताकि उनकी हिफाजत भी कर लेते। तो उन्होंने उनकी हिफाजत तो नहीं की। पाकिस्तान ने 32 उनके एयर बेसिस उड़ा दिए और ऐसे उड़ाए कि उसके बाद वो अपने जहाज़ उड़ाना भूल गए, और S-400 जो उनका वो पूरा सिस्टम उड़ा दिया, और उनके सारे ड्रोन्स फटका दिए पाकिस्तान ने, साथ साथ उनके राफेल उड़ा दिए। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद इंडियन आर्मी के पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे, या उन्होंने ये समझा कि फ़ौज जाए भाड़ में और एयर डिफेंस भी जाए भाड़ में, हमें गोल्डन टेंपल की हिफाजत करनी चाहिए, और उस गोल्डन टेंपल की हिफाजत करनी चाहिए जिसे इंदिरा गांधी ने बाकायदा उसके अंदर घुस के फ़ौज को घुसा के सिख भी मार दिए थे और उसकी तौहीन भी कर दी, इन्वेड किया था प्रॉपर ब्लू स्टार उसने ऑपरेशन किया था, और उसी के रद्द-ए-अमल में बाद में इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। 2 सिख उसके बॉडी गार्ड से जिन्होंने उसको गोली मार दी थी, अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो अब एक तो ये सवाल भी बनता है कि आपके पास अगर इतनी ही अहलियत है तो गोल्डन टेंपल के साथ साथ आपको अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी बचानी चाहिए थी, आपको अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी बचाने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पर भी पाकिस्तान ने हमला किया और उड़ा दिया उनको। दूसरा इसका ये एक एंगल है, और एंगल ये है कि जब आप एयर डिफेंस सिस्टम लगाते हैं तो जो दुश्मन होता है, जो दूसरी सरहद की दूसरी साइड पे होता है, उसको भी पता चल जाता है कि आपका एयर डिफेंस कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और अगर वहाँ से एयर डिफेंस से अगर ये अटैक करते हैं या कोई पाकिस्तान ने अगर मिसाइल फेंके हों और एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकता है तो पता चल जाता है कि किस जगह हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ के गोल्डन टेंपल के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया और साथ उसकी लाइट साफ कर दें कि पाकिस्तान को ये पता नहीं चले कि ये गोल्डन टेंपल है नीचे। क्योंकि जो साहब उस वक्त ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तानी साइड से, इन्होंने ड्रोन को गिराने के लिए डायरेक्शन दे रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन दी जा रही हो पाकिस्तान को भी, यहाँ फेंके, यहाँ से ड्रोन उड़ रहे हैं, यहाँ से मिसाइल सिस्टम चल रहे हैं, ये हमारा हब है, ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल आ जाए और गोल्डन टेंपल को डैमेज हो, और जब डैमेज हो गोल्डन टेंपल को तो हम ये कह सकेंगे देखें पाकिस्तानियों ने क्या किया, बल्कि पंजाबी फौज ने आपके साथ क्या किया, पंजाबियों का ही गोल्डन टेंपल उड़ा दिया। तो जो सिखों की और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है उसके अंदर दरार लाई जाए, तो ये भी एक सेकंड ओपिनियन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि सिख इसको कबूल नहीं कर रहे, और जब कबूल नहीं कर रहे तो फिर बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमृतसर के ऊपर भी मिसाइल गिरे थे, और इसके अलावा बहुत सारे पंजाब के इंडियन पंजाब के जो गाँव हैं और बड़े शहर हैं वहाँ पे भी आग भी लगी और वहाँ पे मिसाइल भी गिरे और वहाँ पे ड्रोन्स भी गिरे।
اب یہاں پہ دو تھیوریز ہیں. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جو انڈیا نے براموس پاکستان کے اوپر اٹیک کیے تھے یا میزائلز اٹیک کیے تھے یا پھر اس نے جو ڈرونز بھیجے تھے وہ ڈرونز پنجاب کے اندر ہی اتر گئے, وہیں پہ گر گئے, اور ان کے گرنے کی وجہ سے وہاں پہ آوازیں آئی اور وہاں پہ آگ بھی لگی, وہاں پہ لوگ ڈیمیج بھی ہوئے. اور جو میزائل انڈیا کی طرف سے آئے تھے وہ ظاہر پاکستان نے انٹرسیپٹ کیے, اور انٹرسیپٹ کرنے کے بعد پاکستان میں تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے, لیکن وہی جو میزائلز ہیں وہ انڈین پنجاب کے اندر گرے اور اس نے وہاں پہ تباہی پھیلا دی. اور ایک میزائل ہے وہ پاکستان کو بھول کے افغانستان چلا گیا اور افغانستان کے اندر جا کے گر گیا. چوہر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود جان بوجھ کے میزائل ہٹ کیے ہوں اور یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد یہ ٹیلی ویژن پر بہت بحث چل رہی تھی کہ پاکستان نے پنجاب کے بہت سارے شہر اڑا دیے ہیں اور سکھوں کی مقدس عبادت گاہوں کے اوپر حملہ ہوا ہے, سکھ کمیونٹی, پنجابی سکھ کمیونٹی جو اس کو نشانہ بنایا گیا, تو بہت بڑا پروپیگنڈا انڈیا نے کیا تھا. لیکن اب مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر جو سکھوں کا ورژن ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے, اور پاکستان نے بھی اس کا رد عمل دیا ہے کہ ہم نے کسی عبادت گاہ کے اوپر حملہ نہیں کیا, اور سکھ جو مت ہے اس کی عبادت گاہوں پہ ہم کیسے حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کا کمال بھی ہے. ویسے پاکستان دیکھیں جب ریئیکشن دیا اور رد عمل پاکستان کی طرف سے آیا تو سویلین آبادی کو ہم نے ہٹ نہیں کیا, ہم نے ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز تھی اس پہ حملہ کیا, اور یہ 2019 میں بھی یہی کیا گیا تھا. انڈیا نے اس وقت بھی سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا تھا. گو ان کے بم جو تھے وہ یا ان کے میزائلز وہ جنگل میں لگے اور کوا مار کے چلے گئے, لیکن ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ ساتھ ایک مدرسہ تھا اس کو نشانہ بنایا جائے. تو مدرسے کے اندر 400 اسٹوڈنٹ تھے لیکن وہ مدرسہ بچ گیا. تو اب اور اس وقت بھی پاکستان نے بدلہ جو لیا تھا ان کی ایئر فورس سے لیا تھا. ہم نے اس وقت بھی ان کی ایئر انسٹالیشنز اور دوسری ملٹری انسٹالیشن ان کو سیولین کبھی بھی سیم اسی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے 9 سیولین مقامات پہ حملہ کیا اور معصوم شہریوں کو مارا, انہیں قتل کیا. اور پاکستان نے ان کے معصوم شہریوں کو, بے گناہ شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم نے سیدھا ان کی فوج کے اوپر حملہ کیا. تو پاکستان کا اور انڈیا کا کریکٹر میں یہ فرق ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ یا تو سازش ہے ان کی, یا پھر یہ ہوا ہی نہیں, یا پھر یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے, یا پھر جان بوجھ کے کیا گیا تاکہ پاکستان اس سائٹ پہ اٹیک کرے تاکہ سکھوں کے ساتھ ان کی ایک نفرت اور دشمنی پیدا ہو جائے. اچھا ویسے مجھے چوہر صاحب اس میں یہ وزن زیادہ لگتا ہے کہ ڈائریکشن دے رہے تھے کہ کوئی مس ہیپ اس طرح کا ہو جائے اور اسے یہ فائدہ اٹھا سکیں, لیکن سکھ جو لوگ ہیں وہ ہمارے سے اتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی کہیں تو یہ نہیں کر سکتے. ویسے جب پاکستان بنا تھا, انڈیا تقسیم ہوا تھا, تو سکھوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی پنجاب کی طرف یہاں پہ, لیکن اس کے بعد اوور دا ٹائم وہ سمجھ گئے کہ یہ ہندوؤں کی وجہ سے, انڈین ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے فسادات ہوئے تھے اور یہ ہمارے بھی سکے نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے چلیں ناظرین چلتے ہیں دوسری اسٹوری کی طرف. بہت انپورٹنٹ اسٹوری ہے. جو چین ہے وہ واقعی ہی پاکستان کا بھائی ہے, اس نے یہ ثابت کیا ہے. ابھی چین کی طرف سے ایک بہت ہی مضبوط قسم کا بیان آیا ہے. ہمیشہ جب مشکل میں ہوتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کون سا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے. چین کا بیان سن کے بھی یقیناً آپ کو خوشی ہوگی, اور اس کے درمیان میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتائیں گے. اپنے لیے جب بھی کوئی چیز کوئی بناتا ہے تو وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے, اور جب اس چیز کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اتنی طاقتور نہیں بنائی جاتی. میں ملٹری ٹرمز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگ رکھنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا وہ بھائی چین, اس نے وہ چیز بھی پاکستان کو دے دی جو اس نے اپنے لیے بنائی تھی, اور یہ اب انڈین مان رہے ہیں کہ جو ان کی طبیعت صاف ہوئی ہے اس میں اس چیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہے, پوری اسٹوری جانتے ہیں جاوید چوہر صاحب. اب کیونکہ پاکستانی وزیر خارجہ اور پھر کل میرا خیال ہے افغانستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں, قائم مقام وزیر خارجہ ان کے امیر متقی, اور چائنیز جو وزیر خارجہ ان کی انویٹیشن پہ یہ جا رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ ہیں. تو وہاں آج کل بلکہ بہت زیادہ ڈائلاگس ہوئے, اور اس کے بعد چینی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ علاقائی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ اب ان کی طرف سے ری انشور کیا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے گا اور پاکستان چائنا کی مدد کرے گا. اب چائنا تھینک فل بھی بہت ہے پاکستان کی, کیونکہ پاکستان نے اس کی وار انڈسٹری کو ورلڈ لیول پہ, ورلڈ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دیا. تو اب وہ بار بار انڈیا کو وارن کر رہے ہیں کہ زیادہ پنگا کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ مسلسل چل رہی ہے کہ اگر پاکستان اکیلے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا تو ہم یہ شاید جنگ جیت جاتے, لیکن یہ چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے, تو دو نے مل کے ہمیں مارا ہے. ہم نے بھی دو کو مل کے مارا چوہر صاحب, ہم نے اسرائیل اور انڈیا. لیکن دوسری اگر یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے تو انڈیا کے پاس تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے, سپیریئر ہے. اس کے تو 3-4 بڑے ملکوں کی ٹیکنالوجی, رافیل فرینچ تھی, امریکن جہاز بھی ان کے پاس ہیں, پھر رشین جو تھا ان کے ایئر ڈیفینس سسٹم تھا, پھر اسرائیل کا ان کے پاس ڈرونس تھے. تو پاکستان کے پاس تو چائنیز مشینری تھی نا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, جو پہلے ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی تھی, جو کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے تھے. تو J-10 سے یا PL-15 سے اگر ان کا مقابلہ کیا گیا تو یہ تو کمال ہے نا. پھر ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے یار, انٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہم نے اس سے مار کے تو ان کو چھکے چھڑا دی اس کے. تو میرا نہیں خیال کہ اب انڈیا کو اس چیز کا دکھ ہونا چاہیے کہ جی چائنا اور پاکستان دونوں اکٹھے ہو گئے, لڑی تو فوج ہے. تو انڈینس کو چاہیے کہ ہتھیاروں کو چھوڑ کے وہ فوج پہ فوکس کریں, اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا ڈیفینس دے دیں. پاکستان زیادہ بہتر طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فوج بڑی تگڑی ہے. جی آپ چوہر صاحب یہ بار بار انڈیا کو مشورہ دے رہے ہیں, سن نہیں رہے, کبھی نہ کبھی سن لیں گے مجھے لگتا ہے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں جی PL-15 جو تھا انہوں نے جو چائنیز نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا, تو ایکسپورٹ ورژن کے بجائے انہوں نے اپنا چائنیز ورژن دیا جو انہوں نے اپنی فوج کو اپنی انوینٹری سے اٹھا کے, انوینٹری سے دے کے. وہ کہتے ہیں 300 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے, کیونکہ میرا خیال یہ پروپیگنڈا ہی ہے. 200 کلومیٹر کی مار بھی بڑی ٹھیک ہوتی ہے. چوہر صاحب یہ جو ان کے اپنے ڈیفینس انالسٹ ہیں نا انڈیا کے, وہ یہ بات بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں
AL-15 जो पाकिस्तान को चाइना ने दिया है ना, वो अपनी इन्वेंट्री से उठा के दिया है, वो ये समझते रहे कि 150 किलोमीटर मार का पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास डबल मौजूद था, जो उनके लिए सरप्राइज था। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब इंडिया को चाहिए कि वो भी चाइनीज के टेक्नोलॉजी लेनी शुरू कर देंगे नहीं उन्हें, बेफिक्र रहे। ठीक है, अब चले चलते हैं नाजरीन अगली स्टोरी की तरफ। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। स्टोरी ये है जी कि लाहौर की बंदरगाह तो आपने देखी होगी, यकीनन वहां पे आपने सैर सपाटा भी कर लिया होगा। हमें भी इन्हीं दिनों में पता चला कि लाहौर में कोई बंदरगाह, इसी तरह से कुछ एयर बेसेस अचानक आ गई पाकिस्तान में जो बहुत ही सीक्रेट थी, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इंडिया को पता था। उन एयर बेसेस के साथ क्या हुआ, ये डिटेल से स्टोरी आपको बता। अब इंडिया की तरफ से ये बार बार क्लेम किया जा रहा है कि जी हमने पाकिस्तान में बड़ी तबाही फैलाई, और अब उन्होंने 4 एयर बेसिस, जो 3 एयर बेसिस पाकिस्तान के, वो उनकी फुटेज उन्होंने रिलीज कर दी है। और उन्होंने दावा किया कि जी जो इंडियन मिसाइल्स हैं, उन्होंने सक्कर का जो एयर बेस था वो उड़ा दिया, पन्नू आकल का एयर बेस उड़ा दिया, और साथ रोडी का एयर बेस उड़ा दिया। साथ उन्होंने सक्कर की फुटेज भी दे दी कि ये देखें ये जो एयर बेस है हमले से पहले कैसा था और हमले के बाद कैसा है। अब हम मान लेते हैं इंडिया कह रहा है बड़ा मुल्क है और उसकी बात को मानना चाहिए। दूसरा, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी उन्होंने रिलीज़ कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू है जो मेरा ख्याल है इंडिया के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लाहौर के अंदर बंदरगाह थी, इसी तरह सक्कर के अंदर और रोडी के अंदर और पन्नू आकल के अंदर जो है ना वो एयर बेस भी था। नहीं एयर बेस वहाँ पे है ही नहीं, था ही नहीं, तो जो था ही नहीं तो तोड़ कैसे दिया। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब को पाकिस्तान भेजना चाहिए और उनको पन्नू आकल ले जाएं, फिर उनको सक्कर ले जाएं, फिर उनको रोडी ले जाएं, और साथ उनका शुक्रिया अदा करें कि ये आइडिया तो आपने हमें दिया कि यहाँ पे एयर बेसेस बनाने चाहिए ताकि फ्यूचर में आप उन्हें तबाह कर सकें। आपको अंदाजा हो कि इनको तबाह किया जा सकता है। भाई सक्कर के अंदर एयर बेस नहीं है, पन्नू आकल के अंदर एयर बेस नहीं है, रोडी के अंदर एयर बेस नहीं है। अलबत्ता ऐसा है कि कोई कई छोटे शहर होते हैं वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बनाई होती है, और एयर स्ट्रिप्स जो है ना बड़ी पुरानी बनी हुई, तो हो सकता है यहाँ पे कोई एयर स्ट्रिप्स हों जिसके अंदर कमर्शियल जहाज कभी उतारे जा रहे हों या टेक ऑफ कर रहे हो, या हो सकता है वैसे एहतियातन ड्राइविंग सीखने के लिए वहाँ पे वो बना दिया हो, और उनको भी कोई डैमेज नहीं हो, उनका भी अगर एयर स्ट्रिप्स हैं भी वहाँ पे तो उनका भी कोई नुकसान नहीं हो। वहाँ उसी तरह वहाँ गाँव माता फिर रही है इस वक्त क्योंकि उनकी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं है। चौधरी साहब, हमारे कुछ और एयर स्ट्रिप्स भी हमने छुपाई हुई हैं। आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के हर बड़े शहर के पुल के नीचे हमारे जहाज उड़ते हैं, बैठे होते हैं बेचारे, मस्कीन है। अच्छा, ये अब ना क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की भी आपने स्टोरी देखी होगी कि उसके अंदर उसने एक स्टोरी दी थी, उसने कहा ये बातें लंबी लंबी कर रहे हैं लेकिन इतना नुकसान किसी ने किया नहीं इनका, ना पाकिस्तान का हुआ ना इंडिया का। तो उन्होंने इंडिया का एक एयर बेस दिखाया और पाकिस्तान के 4 एयर बेस दिखाया और कहा कि देखे ये डैमेज हुए हैं, और एरियल व्यूज़ थे उनके, सैटेलाइट व्यूज़ थे। लेकिन वो बाद में पता चला कि इंडिया ने जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो खरीद लिए थे अपने, दो मसलन ये ना प्लैनेट लैब है एक, और दूसरी जो ना मस्कट टेक्नोलॉजी, 2 कंपनीज हैं जो इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं। एक प्लैनेट लैब है और दूसरी जो है ना मस्कट टेक्नोलॉजी है। 2 बड़ी कंपनीज हैं जो इमेजेस बेचती हैं, ये क्योंकि प्राइवेट सैटेलाइट्स होते हैं तो उनके इमेजेस होते हैं और वो रिलीज़ किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट के है ना अमेरिका का है या यूके का है या चाइना का है या इंडिया का